सर, ये बाबा सिद्दीकी का जो मर्डर हुआ है, इसके पीछे एग्जैक्टली कौन लोग हैं? क्या ये जो बोला जा रहा है कि सलमान खान का जो एंगल है, वो थ्योरी थोड़ी बचकानी सी लगती है, क्योंकि सलमान के साथ तो बहुत सारे और लोग भी होंगे जो बाबा सिद्दीकी से भी ज़्यादा उसके क्लोज होंगे। तो ये असलियत में आपकी थ्योरी क्या है इसके पीछे? देखिए, जहाँ तक अगर आप मुंबई सिटी के बारे में जानते हैं और पढ़ते हैं तो एक चीज तो तय है कि बाबा सिद्दीकी जो है उनकी प्रॉपर्टी डीलिंग्स उन लोगों के साथ होती थी जिनके तार कोई बहुत ज्यादा अच्छे लोगों से नहीं जुड़े हुए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें तो बाबा सिद्दीकी ने जो बांद्रा का इलाका है मुंबई में, उस इलाके में ऐसा दबदबा बना रखा था कि 1990s का जो डेकेड था वहां पर कोई भी प्रॉपर्टी बिना बाबा सिद्दीकी के परमिशन के नहीं बिक पाती थी। कोई फ्लैट हो, कोई प्रॉपर्टी हो, मतलब उसमें एक कट उनका बना होता था। अब दिक्कत ये है कि अगर बाबा सिद्दीकी का ये दबदबा बांद्रा के इलाके में था जो बॉम्बे का है, तो जो साउथ बॉम्बे का इलाका है जो सबसे प्रोमिनेंट है आज की डेट में रियल एस्टेट के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें, तो वहां पर हमेशा से दाऊद इब्राहिम और उसके जाने के बाद जब वो दुबई चला गया और दुबई से पाकिस्तान, तो छोटा शकील का प्रेजेंस उस इलाके में हमेशा दे रहा। तो ये गैंग्स ने क्या कर रखा था कि अपना एरियाज बांट रखे थे। अब जाहिर सी बात है कि छोटा शकील जो है वो ये कोशिश करता था कि साउथ बॉम्बे से उसका इन्फ्लुएंस बांद्रा में बने, और बाबा सिद्दीकी की कोशिश ये रहती थी कि हमारा इन्फ्लुएंस जो है वो वहां पर बने। तो एक तरीके से ये कहना गलत नहीं होगा पहली बात कि दाऊद इब्राहिम, छोटा शकील जो उसके ब्याज पे काम करता है, मैनेज करता है सारी चीजें, और बाबा सिद्दीकी देवर एट लॉगर हेड्स विद ईच अदर। तो इनके संबंध बिल्कुल सही नहीं थे। और बीच में एक पॉइंट तो ऐसा भी आ गया था 2013 में कि बाबा सिद्दीकी एक प्रोजेक्ट में पैसा लगाया था उन्होंने, और पैसा लगाने के बाद ये हालात हो गए थे कि मतलब जो इन्वेस्टर उनका पार्टनर था वो बेसिकली पहले तो अग्री कर गया, फिर बैकआउट कर गया, और बैकआउट जब उसने किया तो बाबा सिद्दीकी ने उसको धमकी दी कि आप बैकआउट नहीं कर सकते, तो उसने छोटा शकील से फोन भी करवाया। अच्छा। और ये 2013 में छोटा शकील के बिहाफ पे जब ये फोन आया उनको और धमकी आई, तो उन्होंने जाके पुलिस कंप्लेंट भी की थी, और ये पुलिस रिकॉर्ड्स में भी लिखा हुआ है। तो ये कहना पहली बात कि भाई उनके कोई अंडरवर्ल्ड से संबंध बहुत अच्छे थे, वो तो गलत होगा। उनके संबंध हमेशा से 36 का आंकड़ा रहा है। तो वन लॉजिक इज कि देयर कुड बी अ प्रोबेबिलिटी कि दीज आर द पीपल हु कुड हैव डन दिस। बट अब जैसे जैसे बात निकल के आ रही है वो ये भी है कि भाई लॉरेंस बिश्नोई का भी रोल था। देखो, वो एक बड़ा लेम सा लॉजिक है कि उसका सलमान खान से नाता है बाबा सिद्दीकी का। भाई बाबा सिद्दीकी तो सलमान खान, शाहरुख खान, इन सारों के साथ ही उसके नाते अच्छे थे, तो वाई टारगेट ओनली देन सलमान खान? तो वो लॉजिक नहीं है। देखो, लॉजिक सबसे बड़ा ये है कि जब से दाऊद इब्राहिम बेसिकली मुंबई को छोड़ के दुबई गया है, और दुबई को छोड़ के वो पाकिस्तान गया है, पाकिस्तान में जाने के बाद दाऊद इब्राहिम का जो ओवरऑल बिजनेस मतलब अप्रोच है वो बदल चुकी है। अच्छा, वो बिजनेस अप्रोच ऐसे बदल चुकी है कि दाऊद इब्राहिम जो पहले बॉलीवुड और रियल एस्टेट में काम किया करता था, अब वो ड्रग माफिया का काम करता है। और ड्रग्स में पैसा बॉलीवुड से, या मान लीजिए रियल एस्टेट से, या क्रिकेट से, इनसे कई गुना ज्यादा है। तो दाऊद के लिए ये अब एकदम चिंदीगिरी वाली चीजें हैं कि उसको अब इन चीजों में कोई इंटरेस्ट बचा नहीं है। तो कहने का मूल रूप से मेरा मकसद ये है कि बॉम्बे में जो बॉलीवुड पे दबदबा एक समय पे दाऊद इब्राहिम का होता था, वो दबदबा अब खत्म हो चुका है, और वहां पर एक बहुत बड़ा वॉइड है। और उस वॉइड को ये जरूर हो सकता है कि बाबा सिद्दीकी के इस एपिसोड के बाद एक मैसेज लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से दिया गया हो कि भाई वी आर द न्यू एंट्रेंट्स एंड वी आर द न्यू बॉयज ऑन द स्ट्रीट, तो हम अपना इन्फ्लुएंस अब यहाँ पे बनाएंगे। तो देर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ रिवाइवल ऑफ दीज गैंग वॉर्स इन मुंबई। जो ब्लड शेड मुंबई ने 80s और 90s के डेकेड में देखा है, स्ट्रीट वायलेंस देखी है। तो अब ये डिपेंड करता है कि सरकार इसका किस तरीके से समाधान निकालती है। क्योंकि अगर एक कैजुअल सा रवैया रहा ये कह के कि नहीं बस एक इंसिडेंट था, आइसोलेटेड था, हत्या हो गई, खत्म हो गया, बंदा ओके हो गया, तो ये चीज के बाद फिर आप इस प्रकार के इंसिडेंट्स और आगे भी देखेंगे। तो हमने जो देखा कि बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड में एक डिस्टेंस क्रिएट हो गया था दाऊद इब्राहिम के एग्जिट के बाद, या उसका जब इन्फ्लुएंस कम हुआ, या उसका फोकस जब अलग हो गया, तो अब आपको लग रहा है कहीं ना कहीं कि जो बिश्नोई गैंग है वो उस वर्ल्ड को फिल करना चाह रही है? दो चीजें आप समझो, बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड कभी एक दूसरे से सेपरेट हो नहीं सकते।
क्योंकि अंडरवर्ल्ड को बॉलीवुड की जरूरत है, बॉलीवुड को अंडरवर्ल्ड की जरूरत है। लेकिन आज के समय में क्यों जरूरत है? मैं आपको वही कह रहा हूँ, ये आज के टाइम से नहीं है। अगर आप देखो तो मुंबई का जो अंडरवर्ल्ड का रिश्ता है वो हाजी मस्तान के टाइम से चल रहा है। आप इस समय अपने मोबाइल पे गूगल खोल के देखो और हाजी मस्तान के साथ राज कपूर डालो, हाजी मस्तान के साथ फिरोज खान डालो, दिलीप कुमार डालो, एक एक एक्टर की फोटोग्राफ है। तो हाजी मस्तान अपनी जो उसकी माशूका थी उसको सेट करने के लिए उसने पूरा एक नैरेटिव रचा था कि भाई मैं बॉलीवुड के अंदर अपना इन्फ्लुएंस बनाऊंगा। और जैसे ही हाजी मस्तान का एरा खत्म हुआ एंड इट वाज रिप्लेस्ड बाय दाऊद इब्राहिम, ही डिड द सेम। और दाऊद तो एक वुमनाइजर था, तो उसने एक्टर एक्ट्रेसेस को बेसिकली अपने पर्सनल प्राइवेट प्लेजर के लिए भी प्रयोग किया। आपको सबसे सिंपल सा आप प्रूफ ये देखो कि 1980s के डेकेड में हमारे यहाँ पर ऋषि कपूर जो एक एक्टर था उसने अपने पर्सनल बायोग्राफी में ये चीज लिखी है। और आज कोई भी बंदा जाके उसको पढ़े, उसने ये लिखा है कि 1980s के टिकट में मैं दुबई गया हूँ, मैं दाऊद इब्राहिम के घर गया हूँ, मैं दाऊद इब्राहिम के साथ बैठ के चाय पी के आया हूँ। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये उठता है जो आपने भी पूछा कि इनको लिंकेज की आवश्यकता क्या है। लिंकेज की आवश्यकता ये है कि दोनों को जो मूवी में फंडिंग होती है पूरी, उसका एक ब्लैक मनी करके जो लॉन्डर करने का नेक्सस होता है वो यहीं से आता है। आज की डेट में बॉलीवुड मूवी में आपको क्या लग रहा है, जो प्रोड्यूसर पैसा लगा रहा है वो अपने जेब से लगा रहा है। भाई वो पैसा सारा काला धन है, वो सारा इलीगल पैसा है। और बॉलीवुड मूवी आज की डेट में एक सट्टा है। मूवी आएगी का मतलब ये नहीं है कि चलेगी चलेगी। आप समझ रहे हो? आज की डेट में अगर आप मीनिंगफुल मूवी बनाओगे, देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि वो मीनिंगफुल मूवी नहीं चलेगी। फॉर एग्जांपल एक न्यूटन करके मूवी आई थी, इतना उसमें पावरफुल मैसेज है लेकिन वो मूवी नहीं चली। और ये देखो कि एक वो स्त्री करके मूवी आई जिसमें कोई मैसेज नहीं कुछ नहीं, लेकिन हमारी जनता का आप आईक्यू लेवल देखो ना कि वो मूवी सुपर हिट है। तो बॉलीवुड में अगर मान लीजिए कि ये पैसा इलीगल नहीं आएगा, माफिया का पैसा नहीं लगेगा, तो जाहिर सी बात है कि ये चल नहीं पाएगा। और दूसरा सबसे बड़ी चीज ये है कि बॉलीवुड में माफिया का रोल एक बहुत बड़ा पायरेसी को लेके। भाई आज की डेट में अगर आप एक मान लीजिए म्यूजिशियन हो, आप लिरिसिस्ट हो, आपने कुछ इस प्रकार की चीज करी है कि आपने कोई एक अच्छा ट्यून बना लिया या म्यूजिक बना लिया और आप उसको किसी को बेच रहे हो और वो एक बड़े प्रोड्यूसर ने देख लिया, वो आपको धमकाएगा, डराएगा, माफिया के थ्रू डराएगा कि भाई मुझे इसके राइट्स चाहिए। तो यहाँ पर ये नेक्सस पूरा चलना ही चलना है। अब क्वेश्चन यही है कि दाऊद इब्राहिम के गैप के बाद बहुत लंबे समय तक इस एरिया में एक वॉइड जो था उसको रिकैप्चर करने की बातें की जा रही हैं। तो अगर ऐसा होता है कि अगर मान लीजिए लॉरेंस बिश्नोई टेक्स दी स्टेप्स व्हिच अर्लियर दाऊद इब्राहिम हैड टेकन इन बॉलीवुड एंड ही बिकम्स द न्यू बादशाह, तो देन मैंने आपको जैसा बताया कि भाई इट इज गोइंग टू बी अ रिटर्न ऑफ द 1980s एंड 90s। फिर वायलेंस, ब्लडशेड, ये एक बहुत कॉमन एलिमेंट हो जाएगा फिर। तो इस थ्योरी को कंफर्म करने का क्या नेक्स्ट टेस्ट क्या होगा? मतलब ऐसा क्या इंसिडेंट होगा जो अगर वो हो जाए तो हम कह सकते हैं कि हाँ, लॉरेंस बिश्नोई वास्तव में ही उस वर्ड को फिल करना चाह रहा है जो अंडरवर्ल्ड और बॉलीवुड के बीच में जो डिस्टेंस क्रिएट हुआ था वो अपनी जगह वहां पे क्रिएट करना चाह रहा है। एक चीज ये फैक्ट है कि आपको अब सलमान खान के ऊपर एक फोकस रखना पड़ेगा, क्योंकि बिश्नोई की तरफ से हमेशा सलमान खान एक रिसीविंग एंड पे रहा है। तो अगर तो मान लीजिए कि सलमान खान के आसपास या उसके किसी शूटिंग के दौरान कोई हमला होता है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में ये चीज तो क्लियर होगी कि देखो दबदबा बनाने की कोशिश है। अच्छा, और दूसरी चीज आप ये समझो कि अब अगर मान लो किसी भी गैंगस्टर को यहाँ पर आके इस प्रकार की हरकत करनी है और अपना दबदबा बनाना है, तो वो किसी छोटे एक्टर को नहीं टारगेट करेगा। वो फरदीन खान के घर के बाहर जाके बम नहीं गिराएगा। भाई आज की डेट में फरदीन खान कौन है, क्या है, किसको क्या लेना देना, वो काम कर भी रहा नहीं कर रहा, हमें क्या फर्क पड़ता है। तो जो बादशाह लोग हैं जिन्होंने दबदबा अपना खुद रुतबा बना रखा है बॉलीवुड में, जिनके थ्रू सारा काम होता है, हाँ, जिसके कहने पे मूवी मिलती थी, नहीं मिलती थी। और सलमान खान जैसा एरोगेंट आदमी तो मतलब वो पब्लिक लेवल पे बोलता है तेरा करियर मैं बिगाड़ दूंगा, तेरा करियर मैं बिगाड़ दूंगा। आप समझ रहे हो इस चीज को? वो बंदा खुलेआम जो लोगों को धमकियां देके उनके भविष्य डिसाइड करने वाला व्यक्ति बनता है अपने आप को। तो आज की डेट में इस प्रकार के व्यक्ति को ही आपको टारगेट करना है अगर इन जैसे गैंगस्टर्स को अपना दबदबा बनाना है। हाँ, तो मैसेज सबके पास चला जाएगा, उसके थ्रू सबके पास जाएगा इवेंचुअली कि यही टाइप के लोग हैं जो ऐसी हरकत करते हैं जी, और इन्हीं के थ्रू हम अपना काम करवाएंगे। अब क्या बाबा सिद्दीकी इतना पावरफुल था कि उसका मतलब वो दाऊद से पंगा ले रहा है? देखो, कोई भी जो हमारे इंडिया में नेता इमर्ज करके बनता है ना, वो कोई सेंट स्टीफन या आईआईटी दिल्ली से पढ़ के नहीं बनता। ठीक है, हमारे यहाँ पर नेता बनने का सबसे बड़ा पैरामीटर ये होता है कि आपको रियल एस्टेट से स्टार्ट करना है। और अक्सर आपने देखा होगा हरियाणा, पंजाब, इस साइड नॉर्थ इंडिया में किसी भी जगह पे आप जाते हो तो रियल एस्टेट की दुकानों में पार्टी कार्यकर्ता बैठा होता है और उसी ने अपना ऑफिस खोला होता है।
तो आपका सारा डीलिंग स्टार्ट यहीं से होती है, आपका करियर शुरू यहीं से होता है। सबसे ज्यादा आज के समय ब्लैक मनी भी इसी सेक्टर में देखो, बची है। रियल एस्टेट इज ब्लैक मनी, ठीक है, वो उसमें गवर्नमेंट भी रिस्पॉन्सिबल है कि आपने ड्यूटी इतनी लगा रखी है कि लोग टैक्स इवेड करते हैं, उनके पास कोई विकल्प नहीं है। बिल्कुल। तो दूसरी चीज ये भी है कि रियल एस्टेट, क्योंकि ये एक ऐसा सेगमेंट है, और जाहिर सी बात है अगर आप इंडिया के फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई की बात कर रहे हो जहां पर रियल एस्टेट इज द प्रिंसिपल एक्टर, कि भाई जो भी रियल एस्टेट जिसके पास भी होगा वो मतलब उस इलाके का बादशाह है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में ये कहना कि भाई बाबा सिद्दीकी इन्फ्लुएंशियल नहीं होगा, ये तो गलत है। क्योंकि ही एंटर्ड फ्रॉम द रियल एस्टेट, देन ही एंटर्ड इनटू द पॉलिटिक्स। और जब आप पॉलिटिकली एक्टिवेट हो जाते हो, जब आपके पास रियल एस्टेट आ जाता है और जब दोनों का ब्लेंड हो जाए, तो इसके बाद फिर आपके पास अल्टीमेट पावर है। अच्छा, क्यूरियसली जब ये बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में बिश्नोई गैंग का नाम आया, उसी समय कनाडा में भी ट्रूडो जो उनके प्राइम मिनिस्टर हैं और जो कैनेडियन सरकार है, उनकी जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं, उन्होंने भी बिश्नोई गैंग का नाम लेते हुए ये आरोप लगाया भारत सरकार पे कि भारत सरकार बिश्नोई गैंग के गैंगस्टर्स जो हैं उनका यूज कर रही है कनाडा में खालिस्तानियों को टारगेट करने के लिए। तो क्या आपके हिसाब से ये टाइमिंग एक तो बहुत क्यूरियस है। जब से ये बंदा पावर में कनाडा में आया है, इसने खालिस्तानी एलिमेंट्स को फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे प्रमोट किया है। दूसरा, इसका जो साथी था न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी का लीडर जगमीत सिंह जिम्मी जो है, वो एक प्रूवन सेसेशनिस्ट, प्रूवन सेपरेटिस्ट आदमी है। उसके खुद के अंडर में गैंग्स चलती हैं वहां पे कनाडा में, और ये गैंग्स हरियाणा पंजाब से लोगों को एकजुट करके इकट्ठा करके लेके जाती हैं कनाडा इलीगल रूट से, और वहां ले जाकर फिर इनको धमकियां देती हैं कि अब आप इलीगल रूट से आए हो, जीवन भर जेल चले जाओगे, अगर आप जीवन भर जेल नहीं जाना चाहते तो वो करो जो हम कहेंगे। और ये क्या करवाते हैं कि उनको एक कोई छोटी सी मीनियल जॉब दिलवा देते हैं, पेट्रोल पंप पे खड़े हो जा, वहां जाके गाड़ी पहुंच ले, पहिए धो ले, पंचर लगा ले। भाई पंजाब हरियाणा से जाके कोई वहां पे चार्टेड अकाउंटेंट और डॉक्टर नहीं बन रहे, वो होंगे कोई एक आध दो, बाकी अक्सर जो है ये नौकर चपड़ासी बन रहे हैं वहां जाके। तो इनके ऊपर एक ऑब्लिगेशन होता है वहां पर जाके कि ये इस प्रकार की हरकतों में फिर शाम को बैठ के सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे इनको रेडिकलाइजेशन करना। अब दूसरी बात ये है कि जहां तक ट्रूडो की बात है, उसके साथ समस्या ये हो रही है कि उसकी खुद की पॉपुलैरिटी दिन पर दिन घटती जा रही है। अब वो पॉपुलैरिटी क्योंकि घट रही है, तो घटने के चक्कर में अब उसको ये डर है कि जो एक सिग्निफिकेंट चंक ऑफ सिख पॉपुलेशन जो वोट है, कहीं ये ना हो कि वो मुझसे दूर हो जाए। और उसके दो रीजन है। उसका पहला रीजन है कि भाई जगमीत सिंह जिम्मी ने 1 महीना पहले अपना सपोर्ट विड्रॉ कर लिया उससे, और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि 2025 अक्टूबर में कनाडा में इलेक्शन है। तो ये जो सारी कनाडा की तरफ से एलिगेशंस आ रही हैं, ये एलिगेशंस सिर्फ एक सेपरेटिस्ट फीलिंग को प्रमोट करना और सिख कम्युनिटी में कनाडा में एक ये भरोसा दिलाना कि देखिए हम आपके इश्यूज को लेके भारत की सरकार से लड़ने के लिए भी तैयार है, जिससे कि सिख वोट कंसोलिडेट होकर उनकी तरफ चला जाए। तो ये सारा रवैया पहली बात तो उस चीज को लेके है। दूसरी बात ये है कि जहां तक प्रूफ की चीज है, आज तक जस्टिन ट्रूडो की तरफ से कोई प्रूफ आया नहीं है भारत को लेके। पहले उसने कहा कि भाई फाइव आइज इंटेलिजेंस जो है उसके पास बहुत बड़ा एक गहरा एविडेंस है कि भारत का इन्वॉल्वमेंट था हमारे खालिस्तान के यहाँ पे लोगों को मारने का, निज्जर को मारने का, फलाना ठिकाना जो भी है। आज तक उसने कोई ऐसा एविडेंस प्रोवाइड नहीं किया। और फाइव आइज इंटेलिजेंस जो है, आपको ये चीज समझना है कि ये फाइव आइज की तरफ से एक डिलीवरेट डाइवर्जनरी टैक्टिक था। उसका रीजन ये है क्योंकि फाइव आइज पूरी वेस्टर्न वर्ल्ड के आंखों के सामने एक फेल्ड इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन है। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि जब लास्ट ईयर, आज से 1.5 साल पहले इनफैक्ट, जब यूक्रेन और रशिया का कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ, तो फाइव आइज उस समय क्या कर रही थी। और तब से अमेरिका की जो इंटेलेक्चुअल पब्लिक है वेस्टर्न कंट्रीज में, ब्रिटेन वगैरह में, फ्रांस में जो इंटेलेक्चुअल पब्लिक है, वो ये क्वेश्चन रेज करने लग गई कि भाई वाज द फाइव आइज स्लीपिंग, कि आपने ये प्रेडिक्ट ही नहीं किया और आपको मालूम ही नहीं चला कि रशिया जैसी कंट्री एक इन्वेजन प्लान करने जा रही है यूक्रेन का, और वो एक प्रोलॉन्ग्ड वॉरफेयर खेलने जा रही है। हाँ, हमास का भी नहीं पता चला था। हमास का तो चलो कोई पता नहीं चला, उसका रीजन अलग है, बट द फैक्ट इज कि उसमें फाइव आइज इन्वॉल्व नहीं था, उसमें इजराइल इन्वॉल्व था, और इजराइल ने फिर बाद में रिटेलिएशन किया, वो एक अलग इशू है। बट फाइव आइज एक, आपको समझना है कि वेस्टर्न वर्ल्ड के सामने बहुत डाउनग्रेड हो चुकी थी, और उसका एक डाइवर्जनरी टैक्टिक इन्होंने ढूंढा कि ये बात बोल देना कि फाइव आइज के पास क्रेडिबल इनपुट था कि भाई हमारे को पता है कि आपने निज्जर को मारा है, आप है क्रेडिबल इनपुट तो लाके रखो टेबल पे। आपको आज की डेट में सिक्योरिटी काउंसिल में रखने के लिए कौन रोक रहा है? अगर आपके पास इतना क्रेडिबल इनपुट है इंडिया के खिलाफ, तो आप रख दो ना टेबल पे लाके, फिर देख लेंगे वर्ल्ड के सामने रखने के बाद।
आपके पास कुछ नहीं है वहां पर। ये अभी सिर्फ एक टैक्टिक था जिससे कि फाइव आइज को ये कवर अप करें अपने रशिया यूक्रेन के फेलियर को। अभी तो यूएस इंटेलिजेंस के लिए एक बहुत ही एम्बैरेसिंग खबर आई है कि जो इजराइल प्लान कर रहा था ईरान पे अटैक करने का, उसका जो प्लान है वो पेंटागन के किसी ऑफिशियल ने लीक कर दिया है। मतलब इससे ज्यादा एम्बैरेसिंग तो क्या ही हो सकता है। देखो, हुआ ये था कि अमेरिका को ये बात की इनपुट मिली थी कि इजराइल जो है वो ईरान के न्यूक्लियर और ऑयल फैसिलिटी पे अटैक करेगा। ईरान ने जब ये बात को सुना तो उसने एक चीज पहले ही बोल दी। उसने कहा कि अगर इजराइल ने मेरे एक भी ऑयल या न्यूक्लियर फैसिलिटी पे अटैक किया, पहली बात तो न्यूक्लियर पे वो कर नहीं पाएगी, वो मिट्टी के नीचे बहुत दबे में है। अगर एक भी ऑयल फैसिलिटी पे उन्होंने अटैक किया तो ईरान ने ये बात बोल दी थी कि फिर मिडिल ईस्ट में जो ये सुन्नी वर्ल्ड के अंदर और सुन्नी कंट्रीज के अंदर जो उनके ऑयल फील्ड है ना, एक भी नहीं बचेंगे। और उसमें सबसे बड़ा टारगेट कौन होगा? सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया ने तुरंत अमेरिका को फोन करके ये बात बोली कि अगर हमारे उस पर अटैक हो गया हम आपको नहीं छोड़ेंगे, और फिर देख लेना उसके बाद कि आपका क्या हालात होगा। नॉट दैट कि कोई सऊदी ने जाके मिलिट्री कन्फ्रंटेशन करना है, पर सऊदी आज की डेट में इतना लीवर जरूर रखता है कि अमेरिका को नहीं तो अमेरिका के जितने एलाइज हैं उनको भूखा नंगा करके सड़क पे ले आएगा, ऑयल का ट्रेड बंद करके उनके साथ। तो ये जब लीक हुआ तो इस केस में आप खुद इस चीज से अंदाजा लगाइए कि सीआईए जो अपने आप को वर्ल्ड की नंबर 1 इंटेलिजेंस एजेंसी कहती है, वो इन टाइप के इश्यूज को तो मिटिगेट करने की कैपेबिलिटी नहीं रखती आज की डेट में। और वो हमारे जैसे देश को आगे भारत को बताएंगे कि भैया हमने निज्जर को मारा या नहीं मारा, हमने पन्नू को मारा या नहीं मारा। पन्नू जो बचा हुआ है ना, वो चंद दिन का मेहमान है। आपको लगता है कि इतना कुछ होने के बाद भी, इतनी सारी एलिगेशंस लगने के बाद, क्या अब कोई भारत के एजेंट्स, सो कॉल्ड एजेंट्स जो हैं, वो इस तरीके की हिम्मत करेंगे या जुर्रत करेंगे कि वो पन्नू के खिलाफ कुछ एक्शन ले? यार आप मुझे एक सिंपल सी चीज बताओ, भारत की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग 1968 में क्रिएट हुई थी। 1971 में 68 के बाद 3 सालों के अंदर अंदर इस एजेंसी ने ऐसी कैपेबिलिटी डेवलप की थी कि 71 में इन्होंने एक इंडिपेंडेंट कंट्री वर्ल्ड में खड़ी करके क्रिएट कर दी, उस समय वो भी उस टेरिटरी से जो अमेरिका की एलाई थी। और अमेरिका को एक भनक नहीं पड़ी कि ऐसी चीज होने जा रही है। केस इन पॉइंट बांग्लादेश, जो 1971 में बांग्लादेश बना। आपको लगता है कि ऐसी एजेंसी जो एक 3 साल की मात्र उम्र में एक इंडिपेंडेंट देश वर्ल्ड के सामने क्रिएट करके खड़ा कर सकती है, कि वो ऐसी बचकानी हरकत करेगी कि एक रॉ का अधिकारी एक कमरे में बैठा है और वो वीडियो कॉल कर रहा है और उसको एक सीआईए का और डीईए जो उनकी ड्रग एनफोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन है उसका अधिकारी बैठ के देख रहा है? देखो, ये सारी कहानियां जो अमेरिका ने रची है ना, अगर उनको इतना क्रेडिबल इनपुट है उसके पास, तो आज आप इस मोमेंट पे फॉर दैट मैटर निखिल गुप्ता जैसे व्यक्ति को आप पकड़ते नहीं, उसको असैसिनेट कर देते। आप चीज को समझने की कोशिश करो। इनके पास किसी के पास कोई क्रेडिबल इनपुट नहीं है। लेकिन जो विकास यादव और निखिल गुप्ता का जो एफबीआई का केस है यूएस में, उसमें तो इंडिया कोऑपरेट कर ही रहा है ना। जो एलिगेशन है कनाडा की तरफ से है कि कोऑपरेशन नहीं हो रहा है भारत की तरफ से। इंडिया बिल्कुल कोऑपरेट कर रहा है और इंडिया बिल्कुल राइट कर रहा है कोऑपरेट करके, क्योंकि अमेरिका के सामने इंडिया ने ये बात क्लियर कट बोल दी कि पहली बात तो इस प्रकार का कोई भी एविडेंस आपके पास है नहीं। अगर आपके पास एविडेंस है आप हमारे सामने रखो। लेकिन फिर विकास यादव को डिसऑन क्यों किया जा रहा है? इस तरीके की बातें क्यों हो रही है कि विकास यादव एक्स गवर्नमेंट ऑफिशियल था, बल्कि वो तो 38-40 साल का ही लड़का है, मतलब उसको रिटायर कर दिया। नहीं, आप फिर बात को समझे नहीं। कोई भी इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन इस तरीके से काम नहीं करती कि पहली बात तो उसके किसी भी व्यक्ति का नाम इस तरीके से बाहर आए, और अगर कोई कोवर्ट एक्टिविटी में इन्वॉल्व भी है तो उस कोवर्ट एक्टिविटी के इन्वॉल्वमेंट में इस प्रकार से नाम का डिस्क्लोजर कभी नहीं होता। तीसरी सबसे बड़ी बात, जो अमेरिका की पूरी थ्योरी है वो बाय डिफॉल्ट उसका डिजाइन ही फ्लॉड है, कि वो खुद कह रहे हैं कि ये निखिल गुप्ता नाम का जो व्यक्ति है ये रॉ के लिए काम करता था और ये अफगानिस्तान में काम करता था और अफगानिस्तान में इसकी स्पेशलाइजेशन थी, और सडनली इसको रॉ ने उठाया और इसको उठा के एक कंट्री के खिलाफ लड़वा दिया, और वो कंट्री थी यूएस। मैं फिर आपको ये सब बोल रहा हूँ कि आपको क्या लगता है कि यार इज रॉ दी आईएसआई, मतलब आर वी दैट डम्ब? वो बेवकूफ है, हम नहीं है यार वैसे। फिर मैं आपको वही बोल रहा हूँ यार कि जो कंट्री की एजेंसी 3 साल की मात्र उम्र में एक इंडिपेंडेंट देश खड़ा करके वर्ल्ड के सामने रख सकती है, आपको लग रहा है कि वो इस प्रकार की बचकानी हरकत करेगी कि वो एक ऐसे व्यक्ति को पकड़ेगी जिसका अमेरिका का स्पेशलाइजेशन ही नहीं है? मतलब इतनी बेसिक चीज जो है, मैं तो कहूंगा ये भारत की इंटेलिजेंस ब्यूरो भी नहीं करती, जो जनरली किसी काम की नहीं है। और रॉ की आप ऐसी बातें कर रहे हो कि वो ऐसा काम करेगी? कमाल हो गया यार ये।
लेकिन इतने सारे लोगों में से विकास यादव को ही स्पेसिफिकली क्यों वो नाम लेंगे, उनका नाम लेके टारगेट करेंगे? आप कोई भी व्यक्ति को आइडेंटिफाई कर लो, मैं फिर आपसे वही सवाल पूछूंगा, अगर आपके पास क्रेडिबल एविडेंस है आप वर्ल्ड के सामने पेश करो। लेकिन एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज हुई है, जब ये विकास यादव का नाम आया और यूएस ने इन्वेस्टिगेशन चालू की, तो उसके कुछ दिन बाद ही एक दिल्ली पुलिस ने केस रजिस्टर किया विकास यादव के खिलाफ। और रोहिणी के कोई व्यक्ति हैं, उन्होंने आरोप लगाया कि विकास ने उन्हें अबडक्ट करने की कोशिश की, और शायद अभी मार्च अप्रैल में ही विकास यादव को बेल मिली है और अभी वो बेल पे बाहर हैं। तो ये एक इंटरेस्टिंगली बोला जा रहा है कि जब तक ये केस चलेगा दिल्ली में विकास यादव के ऊपर, अब वो 10 साल भी चल सकता है, 20 साल भी, 30 साल भी, तो जब तक वो केस चलेगा तब तक यूएस उसको एक्स्ट्राडाइट नहीं कर सकता है या डिमांड नहीं कर सकता है कि उससे उसको इन्वेस्टिगेशन करना है, यहाँ पे आके बात करनी है। देखो, दो चीजों के ऊपर गौर करना कि विकास यादव को दिल्ली पुलिस की कस्टडी में डालना, दिल्ली पुलिस होम मिनिस्ट्री के कंट्रोल में आनी, होम मिनिस्ट्री सेंटर कंट्रोल करती है, लॉरेंस बिश्नोई को साबरमती जेल में रखना, और पूरे इंडिया के सारे जेलों में से सिर्फ साबरमती जेल मिला है, और उसी जेल में गुजरात में वो बंदा बैठा है, और गुजरात में रहते रहते एनआईए की रिपोर्ट कह रही है कि उसने 700 शार्प शूटर हायर कर लिए पूरे वर्ल्ड में बैठ के। द थिंग्स आर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। कोई एक्सप्लेनेशन इसके बियॉन्ड देने की आवश्यकता नहीं, समझदार को इशारा काफी। अच्छा, कुछ लोग बोल रहे हैं कि अगर भारत सरकार, जो एलिगेशंस लग रहे हैं कि एनिमीज ऑफ द स्टेट को विदेशों में टारगेट कर रही है, तो क्या ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि भारत में ही जो सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं या उसके परसीव्ड एनिमीज हैं, उनके खिलाफ भी, अपोजिशन के खिलाफ भी इन्हीं गैंगस्टर्स को यूज करके अपोजिशन की वॉइसेस को भी साइलेंस किया जा सकता है? देखो, पहली बात तो जो सवाल आपका ये है कि एक एलिगेशन है कि बिश्नोई का प्रयोग कोई भारत की एजेंसी कर रही है, ये एक मियर एलिगेशन, एक फैंटेसी है, इसका कोई एविडेंस नहीं है। अच्छा, दूसरी सबसे बड़ी बात, एक चीज जो इतिहास हमें सिखाती है वो ये जरूर है कि ऐतिहासिक तौर पर विश्व की कई इंटेलिजेंस एजेंसीज ने माफिया का प्रयोग करके इस प्रकार की गतिविधियों को अंजाम दिया है। जैसे सबसे बड़ा उदाहरण यहाँ पर सीआईए का खुद का है, जो आज की डेट में भारत को एक मोरालिटी सिखा रही है कि हम एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग टॉलरेट नहीं करेंगे। अमेरिका जैसा नीच देश, उसको आज की डेट में कोई हैसियत है ऐसी बात करने की? तुमने जब पूरे वर्ल्ड के अंदर जाके एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स करी हैं, तुमने जाकर जापान के ऊपर एटॉमिक बम गिरा दिया जब जापान सरेंडर कर चुका था, तब तुम्हारी मोरालिटी कहाँ थी? तुमने एजेंट ऑरेंज गिराया वियतनाम के लोगों पे, तब तुम्हारी मोरालिटी कहाँ थी? अफगानिस्तान में तुम्हारी मोरालिटी? असैसिनेशन किया है इंडिया ने, टारगेटेड असैसिनेशन इंडिया के कितने साइंटिस्ट के बारे में किए, किसी दिन इसका डिस्क्लोजर कर दिया तो अमेरिका मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। अमेरिका के एम्बेसडर को मतलब लोग सड़क पे पीट के मारेंगे उसको, अगर वो दिख गया यहाँ पर कभी रोड पे चलता हुआ। आप इस चीज को सोचो ना, अमेरिका जैसे देश की ऑडेसिटी क्या है पहली बात तो भारत को ये समझाने की कि भाई हम एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग टॉलरेट नहीं करेंगे। आपको जब आपकी टेस्ट का मेडिसिन मिल रही है तो अब आपको लग रहा है कि नहीं, दवाई की डोसेज कुछ ज्यादा हो गई, पहली बात। दूसरी बात, सीआईए ने हिस्टोरिकली इस चीज का सहयोग लिया है। दो एग्जाम्पल हैं इसमें, जिसमें सबसे प्रोमिनेंट जो डॉक्यूमेंटेड एग्जाम्पल आज की डेट में कोई भी हमारा रीडर इसको पढ़ भी सकता है, वो है फिडेल कैस्ट्रो का लेके, कि फिडेल कैस्ट्रो को बेसिकली मारने के लिए अमेरिका की सीआईए ने शिकागो के गैंगस्टर्स का प्रयोग किया था। उन गैंगस्टर्स का प्रयोग करके उन्होंने फिडेल कैस्ट्रो को क्यूबा में, क्योंकि वो क्यूबा अमेरिका के एकदम बैकयार्ड में था, सोवियत ने उसको अपना एक सैटेलाइट बना लिया था, वहां पर कम्युनिस्ट रेजिम थी, उसको हटाने के चक्कर में इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। इन्होंने डायरेक्ट इन्वेजन भी करा बे ऑफ पिग्स का, इन्होंने माफिया के थ्रू मरवाने की कोशिश करी। सीआईए ने माफिया के थ्रू फिडेल कैस्ट्रो के घर के कुक्स को तक, मतलब आप सोचो कि इस तरीके से उनको इंटरसेप्ट करके उनको पैसे खिलाकर फिडेल कैस्ट्रो के खाने में जहर तक मिलाने की कोशिश करी, रेडियो एक्टिव मटीरियल उसके खाने में मिलाने की कोशिश की थी कि ये मर जाए खा के खाना, लेकिन किसी भी तरीके से वो नहीं मरा। दूसरी बात यह है कि माफिया का प्रयोग ऐसा नहीं है कि सिर्फ सीआईए ने किया है, भारत के केस में भी हमने इतिहास में पहले भी देखा है। आप एक सिंपल सी चीज को देखो कि दाऊद इब्राहिम की जो हिस्ट्री है पूरी आज की डेट में, वो क्या है? दाऊद इब्राहिम एक सड़क छाप गुंडा था, मवाली था, उसको यूज करा मुंबई पुलिस ने दूसरे गैंगस्टर्स को मरवाने के लिए। अच्छा, और ये तो इतिहास डॉक्यूमेंटेड है। आज आप कोई किताब उठा के देख लो दाऊद इब्राहिम के बारे में जो लिखी गई है, हर किताब में ये चीज अवेलेबल है कि उसका राइज ही मुंबई पुलिस ने किया, और मुंबई पुलिस ओनली बिकेम द नेमेसिस फॉर द दाऊद इब्राहिम इटसेल्फ।
क्योंकि उन्होंने उसका प्रयोग किया दूसरे गैंगस्टर्स को मरवाने के लिए, उसको पावर दी उन्होंने, इतनी बढ़ावा दिया, और एक पॉइंट पे वो इतना बड़ा बन गया कि भाई उनका खुद का बॉस बन गया वो। तो ये कोई अलग सी चीज नहीं है। पहली बात तो इतिहास में ये बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, बट जहां तक मैंने आपको फिर यही बात बोली कि जो एलिगेशन लगाया जा रहा है कि हम ऐसा कुछ कर रहे हैं और वो भी एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पे, आप प्रूव करके दिखाओ। और फिर मैं बोलूंगा आपके पास एविडेंस है, लेके आओ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, रखो वहां पे। कौन रोक रहा है आपको यार? सिंपल पॉइंट है। अमेरिका अगर आज की डेट में इंडिया से इतना इरिटेटेड है, अमेरिका कह रहा है कि आपने मेरे टेरिटरी में एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग करी है, मैं आपको मतलब टॉलरेट नहीं करूंगा, मैं आपसे बदला लूंगा, सैंक्शन लगा के दिखा हमारे पे। लेकिन यूएस तो एक प्रैक्टिकल बिजनेसमैन जो बोला जा रहा है कि कहीं ना कहीं इंडिया के साथ तो सेटिंग हो गई है, इसलिए ज्यादा दिक्कत नहीं हो रही है। मेन प्रॉब्लम तो कनाडा के साथ है। कोई सेटिंग की बात नहीं है। आपको ये चीज समझनी है कि अमेरिका एट दिस जंक्चर कैन नॉट अफोर्ड टू लूज इंडिया, क्योंकि आज अगर अमेरिका ने कोई इस प्रकार की हरकत करके इंडिया को छोड़ा, इसका सबसे पहला कॉन्सिक्वेंस ये होगा कि रशिया, इंडिया, चाइना एकजुट हो जाएंगे। बट वो तो पॉसिबल ही नहीं है ना। ये एक इंटेलेक्चुअल फैंटेसी है लोगों की कि ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है। ये 100% रियलिटी है। आपको मैं एक फैक्ट बता रहा हूं, आप चाइना और इंडिया के बीच में अगर कोई ढंग की किताब कभी पढ़ते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। कई लोग कहते हैं कि किताब बताओ, तो सुब्रमण्यम स्वामी जो हमारे यहाँ पर हैं, उनकी किताब है। उन्होंने रिसर्च करी है चाइना पे, उनकी 2 किताबें हैं चाइना पे, आप पढ़ के देखो। रंजीत सिंह काला करके एक हमारे डिप्लोमेट हैं, एक्स डिप्लोमेट है वो फॉरेन सर्विसेज के, उनकी किताब पढ़ो। विजय गोखले हमारे फॉरेन सेक्रेटरी थे, उनकी किताब पढ़ो। इन लोगों की आप किताबें पढ़ो, ये लिखते हैं क्लियर कट कि चाइना के साथ प्रॉब्लम है, लेकिन ये साथ में ये भी बोलते हैं कि जो ये सारी प्रॉब्लम है ये मैन्युफैक्चर्ड है बाय द अमेरिकन्स। आज अमेरिका के इंटरेस्ट में ये पॉइंट है कि इंडिया और चाइना एकजुट ना हो, क्योंकि उसको ये पता है कि जिस दिन ये दोनों एकजुट हुए, अमेरिका की ग्लोबल हेजेमनी खत्म होगी ही होगी। तो इंडिया के अंदर इनसिक्योरिटी चाइना को लेके भरते रहो, चाइना के अंदर इनसिक्योरिटी भरते रहो कि हम तेरे को इंडिया में रह के काउंटर करेंगे, तेरे आसपास बाकी जगह पे फ्रंट्स खोल के तेरे को काउंटर करेंगे। ये इनकी चाल है। और ये जो कर रहे हैं अमेरिकन, ये और कुछ नहीं कर रही है, वही कर रहे हैं जो ब्रिटिश उनसे पहले किया करते थे। ग्लोबल पावर की स्टेटस को मेंटेन करने का यही तरीका है। लेकिन अभी जो कजान से जो पिक्चर आई है उसके ऊपर बहुत बात हो रही है। पुतिन, शी जिनपिंग और मोदी की जो इमेज है, वो बोला जा रहा है कि मोस्ट पावरफुल पिक्चर इन द वर्ल्ड। तो आपको क्या लगता है कि 2 years डाउन द लाइन, 3 years डाउन द लाइन, क्या हम इन तीनों कंट्रीज को, भारत, रशिया और चाइना को एक साथ काम करते हुए मतलब देख सकते हैं? क्या ये पॉसिबिलिटी है? इन तीनों ने इकट्ठे एक खड़े होके इमेज जो करी है पोर्ट्रे, और देखो सबसे बड़ी बात की ब्रिक्स के समिट में जो डी डॉलराइजेशन के ऊपर पूरी चर्चा हुई, और उसमें भारत ने एक एक्टिव तरीके से पार्टिसिपेट भी किया, ये कह के कि हम डी डॉलराइजेशन के इस एजेंडा को सपोर्ट करते हैं। इस चीज से ही आपको ये समझ आ जाना चाहिए कि ब्रिक्स की करेंसी रिजर्व जो बन रही है, उस रिजर्व करेंसी में अगर आज की डेट में भारत एक भागीदार बन रहा है, एक इंपॉर्टेंट प्लेयर बन रहा है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में ये कहना गलत नहीं होगा कि हमने अपनी तरह से अमेरिका को मैसेज दे दिया है कि आप अपनी तरह से जो मर्जी कर लो, आपके खिलाफ भी हमारे पास ग्लोबल लेवल पे फॉल्ट लाइंस हैं, हम भी उनको देख लेंगे फिर। लेकिन चाइना जैसी कंट्री जिसके साथ हमारे इतने बड़े बॉर्डर प्रॉब्लम है, उसके साथ सस्टेनेबल रिलेशंस एस्टेब्लिश करना और उनको चलाना आपको कितना प्रैक्टिकल लगता है? ये आप एक फंडामेंटल प्रॉब्लम को समझो कि चाइना और इंडिया के बीच में बॉर्डर प्रॉब्लम क्यों है। उसका सबसे बड़ा रीजन ये था कि जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था 1947 में और चाइना की सिविल वॉर 49 में खत्म हुई थी, 1950s का जो पूरा डेकेड था, उस पूरे डेकेड में हमारे यहाँ का सेल्फ प्रोक्लेम्ड एक विश्व गुरु जो उस समय का हमारा प्रधानमंत्री था, वो एक एजेंडा लेके बैठा था कि मैं चाइना के साथ बॉर्डर को रिजॉल्व करूंगा, और रिजॉल्व करूंगा बेस्ड ऑन ब्रिटिश अग्रीमेंट्स। अब आप यहाँ पे एक पॉइंट समझो कि जो ब्रिटिश थे, जब उन्होंने इंडिया और चाइना के बीच में बाउंड्री को डिमार्केट करने की कोशिश की थी, उन्होंने हमेशा बाउंड्री को डिमार्केट इस नजरिए से किया था कि वो रशियन थ्रेट को इंडिया में ना आने दें। उनका इंडिया चाइना इंटरेस्ट नहीं था, उनका रशिया इंटरेस्ट था। और वो इंटरेस्ट उनका वाला जिसके थ्रू उन्होंने वो अप्रोचेज अपनाई, आप वो अप्रोचेज को लेके अगर चाइना के सामने बैठ रहे हो और कह रहे हो कि भाई मैं वही अप्रोचेज अपनाऊंगा, आपको लगता है चाइना एक्सेप्ट करेगा? बट और क्या अप्रोच हो सकती है? चाइना ने क्या बोला था 1950s में आपको? चाइना ने ये बोला था कि फ्रेश सर्विस कराते हैं। आपने क्यों रिजेक्ट कर? आप क्यों मैकार्टनी, मैकडोनल्ड लाइन, जॉनसन लाइन, अर्दग लाइन और मैकमोन लाइन को लेके पड़े रहे?
चाइना ने खुद ये बात बोली, और ये तो हिस्ट्री आप आज की डेट में विकिपीडिया पे पढ़ लो। चाइना वॉज नॉट अ पार्टी एंड सिग्नेटरी टू द मैकमोहन लाइन। जो कंट्री ने मैकमोहन लाइन को साइन ही नहीं किया 1913 शिमला कन्वेंशन में, आप उसको कैसे कंपल कर सकते हो साइन करने के लिए? क्योंकि वो तो था ही नहीं ना कंट्री। हमारे जो रिलेशंस थे और हमारे जो बॉर्डर है वो तो तिब्बत के साथ है, चाइना के साथ नहीं है भाई। वहां पर मैकमोहन लाइन शिमला कन्वेंशन में तिब्बत वाज वन प्लेयर एज अ इंडिपेंडेंट प्लेयर। जो ब्रिटिश की चाल थी कि उन्होंने तिब्बत को एक इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस स्टेटस देके वहां बुलाया, जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि तिब्बत इंडिपेंडेंट कंट्री थी हमेशा से। बिल्कुल। उन्होंने चाइना के उस समय रिप्रेजेंटेटिव को भी बुलाया। जब चाइना का रिप्रेजेंटेटिव भी वहां पर बैठा था और जब तिब्बत का रिप्रेजेंटेटिव बैठा था, और उस मीटिंग के दौरान जब चाइना का रिप्रेजेंटेटिव उठ के चला गया ये कह के कि आई विल नॉट बी अ पार्टी टू दिस, देन हाउ कैन यू से कि मैकमोहन लाइन विल बिकम द बाउंड्री? 2014 से भारत की सरकार ने जब भी इनफॉर्मल लेवल पर चाइना से बात करी है, हमने यही कम्युनिकेट करने की चीज उनको कोशिश करी है, इफ यू वांट अ फ्रेश सर्वे लेट्स डू अ फ्रेश सर्वे, वी डोंट माइंड डूइंग दैट। अच्छा। बट एट द एंड ऑफ द डे सॉल्व द बॉर्डर। एंड चाइना आज की डेट में ये बात को एक्सेप्ट करता है। तो ये कहना कि भाई चाइना आपके साथ बॉर्डर लेवल पर एक फ्लेयर अप नहीं करेगा, इसकी क्या गारंटी? इसकी गारंटी यही है कि आप पुरानी बातों को बोलना बंद कर दो। जो चाइना और इंडिया मिलके एज इक्वल पार्टनर्स अगर आज की डेट में बैठ के अगर बॉर्डर प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं तो वो करेंगे, और वो हो सकता है। इट्स नॉट कि ऐसा बॉर्डर सॉल्व नहीं हो सकता। चाइना ने सेंट्रल एशिया के साथ बॉर्डर सॉल्व किया है अपना, चाइना ने आज की डेट में मंगोलिया के साथ बॉर्डर सॉल्व किया है, म्यांमार के साथ सॉल्व किया। आपको लगता है इंडिया के साथ नहीं कर सकता वो? आपको फंडामेंटल डिफरेंस समझना है कि वो कर क्यों नहीं रहा है। लेकिन हमारे यहाँ पर पिछले 60 साल से एक एकेडमिक कल्चर बना हुआ है यही कि भाई चाइना इज टू बी ब्लेम्ड फॉर समथिंग फॉर व्हाट दे हैव नॉट डन। लेकिन मान लीजिए वो कहते हैं कि अरुणाचल भारत का हिस्सा है, पर उनका जो मेन कंटेंशन है वो तो लद्दाख के ऊपर है ना। ये गलत है पॉइंट कि वो लद्दाख चाहते हैं। वो लद्दाख का एक पॉइंट विच इज कॉल्ड दी अक्साई चीन है, वो उसको चाहते हैं। हाँ, जो उनके पास ऑलरेडी है। और अक्साई चीन वो ये कहते हैं इसलिए हमारा है क्योंकि वो कहते हैं कि भाई हिस्टोरिकल लेवल पे ये इलाका हमारा था। हिस्टोरिकल लेवल पे उनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है उसको प्रूव करने का। भारत के पास ऑन दी अदर हैंड डॉक्यूमेंट्स हैं कि ये हमारा इलाका है। ये उस समय डोगरा रूल का जब रेजिम था, और जब उससे साथ साथ जो है डोगरा रूल से पहले जब रंजीत सिंह का रेजिम था, तब से ये इलाका हमारे कंट्रोल में। भाई रंजीत सिंह के टाइम पे तो फॉर दैट मैटर पूरा का पूरा माउंट कैलाश जो है आज की डेट में कैलाश मानसरोवर जिसको हम कहते हैं, जोरावर सिंह जो उनके आर्मी के कमांडर थे उनके रूल के अंडर तो वो भी हमारा इलाका था। इनफैक्ट भारत सबसे पहले तो ये क्लेम करेगा कि भाई आप कैलाश मानसरोवर हमारी तरफ कीजिए। तो देखिए जब नेगोशिएशन होगी तो नेगोशिएशन फिर बहुत सारी चीजों पे होगी। तो आपका ये एनालिसिस है कि ये पॉसिबिलिटी है, हर चीज की पॉसिबिलिटी है। ये बात को लेके बैठना और ये कहना कि भाई बॉर्डर दोनों के बीच रिजॉल्व नहीं हो सकता, in my belief this is an American agenda which Americans want India to accept. अमेरिकन चाहते हैं कि पूरे इंडिया के लोगों के मन में और पूरी साइकी में ये पॉइंट बैठ जाए कि आज इंडिया चाइना के साथ बॉर्डर सॉल्व नहीं कर सकता, क्योंकि जब तक वो बॉर्डर की इनसिक्योरिटी पैदा करके देश में रखेगा तब तक अमेरिका का धंधा चलेगा कि वो हमारे को वेपन्स बेचता रहेगा। अमेरिका के वेपन अगले दिन से बिकने बंद हो जाएंगे। कौन खरीदेगा उसके वेपन? हमें क्या करने हैं उसके ड्रोन? 50,000 करोड़ के ड्रोन खरीद के आप ला रहे हो, क्यों ला रहे हो? किसी भी सोल्यूशन का हल निकलेगा तब तक अमेरिका का धंधा कम होगा। तो बेटर क्या है कि सोल्यूशन का हल ही मत निकालो। आप एक सिंपल सा पॉइंट मुझे बताओ, अमेरिका ने 2001 में अफगानिस्तान में इन्वेड किया, 2021 में अफगानिस्तान को छोड़ा। जब अफगानिस्तान में इन्वेड किया, दे इन्वेडेड अफगानिस्तान टू रिमूव तालिबान एंड दे लेफ्ट फ्रॉम अफगानिस्तान by bringing back Taliban। क्या अचीव किया? क्या अचीव किया? 4 प्रेसिडेंट, $1 trillion ऑफ मनी टू रिप्लेस तालिबान विद तालिबान। अमेरिका की साइकी समझो सर। उनके पास सॉल्यूशन किसी चीज का नहीं है, प्रॉब्लम सारी है। सारी प्रॉब्लम है। क्लाइमेट चेंज उनकी वजह से है, टेररिज्म उनकी वजह से है, ग्लोबल इनसिक्योरिटी उनकी वजह से है, रशिया यूक्रेन उनकी वजह से है, इजराइल हमास उनकी वजह से है। आप प्रॉब्लम बताओ जो उनकी वजह से नहीं है। लेकिन आप एक पॉइंट मुझे बता दो कि अमेरिका ने ये ग्लोबल प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया सर। एक प्रॉब्लम बता दो अमेरिका के इतिहास में पिछले 200 साल से कोई उनके पास सोल्यूशन नहीं है। इस कंट्री को तो देखो आप यार, उसकी साइकी देखो आप। वो हर ग्लोबल प्रॉब्लम में पार्टिसिपेट करेगा लेकिन कोई ग्लोबल सोल्यूशन में नहीं होगा, क्योंकि ग्लोबल सोल्यूशन उसके हित में ही नहीं है। ये प्रॉब्लम है अमेरिका की। हमें जब तक अमेरिका की इस साइकी को समझ के उसको आइसोलेट नहीं करेंगे हम लोग,
और जब तक सारे वर्ल्ड में कंट्रीज एकजुट होके इस घटिया देश को खत्म नहीं करेंगे, तबाह नहीं करेंगे, तब तक कुछ नहीं होगा सर। ये अपनी चालें चलते रहेंगे, एक को दूसरे से लड़वाना, दूसरे को तीसरे से लड़वाना, सब में लड़ाई मेंटेन करते रहना, अपना धंधा हर जगह चलाते रहना, इनका काम यही है। टाइम इज नाउ टू एक्सपोज दीज पीपल एंड टाइम इज नाउ टू मेक श्योर दैट दीज पीपल डोंट डू बिजनेस एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स। अमेरिका का ना एक व्यवहार इंडिया की सरकार अब समझ चुकी है कि जब जब हम अमेरिका के अगेंस्ट जाकर कुछ करेंगे, अमेरिका हमें कंडेम तो करेगा ही करेगा, और कंडेम करने के बाद फिर वो हमें ल्योर करने के लिए कुछ बेचेगा। अब सवाल ये उठता है कि आप उस अमेरिका के प्रोडक्ट को फिर जाके खैरात में खरीदोगे या नहीं खरीदोगे। हमें अब ये ग्रेजुअली समझ आ चुकी है पिछले कई सालों से कि हमें इस खैरात पे नहीं पड़ना, हम अपना इंटरेस्ट खुद देख लेंगे। मैंने एक चीज दूसरी ये भी ऑब्जर्व करी है कि जितने लोग ये बात के प्रोपोनेंट्स हैं ना कि भारत को अमेरिका के साथ एंगेज तो करना ही चाहिए, उसके बिना तो हम ग्रो ही नहीं कर पाएंगे, तो वी कैन नॉट निग्लेक्ट अमेरिका, ये सारे वो लोग हैं जो मैंने इनका अगर पर्सनल लेवल पे चीज देखी है, इनके बिजनेस इंटरेस्ट अमेरिका से हैं। ये अपने धंधे को देश से भी आगे रखते हैं, इनके लिए देश मैटर नहीं करता, इनके लिए धंधा मैटर करता है। यानी हमारा धंधा ना अफेक्ट हो जाए ना भाई। सर आज की डेट में भारत हर एक प्रॉब्लम के मसले को हल कर सकता है। चाइना की प्रॉब्लम है, उसको हल कर सकता है। अगर आज हम इतनी ऑडेसिटी रख सकते हैं कि अमेरिका को बोल सकते हैं कि भाई देख, तेरे को रशिया से प्रॉब्लम है, वो तेरी प्रॉब्लम है, मैं एंगेज भी करूंगा, तेल भी खरीदूंगा, डिफेंस इक्विपमेंट भी लूंगा, जो खाना खाड़। क्या कर लिया अमेरिका ने? है हिम्मत सैंक्शन लगाने की हम पे, जो रशिया पे लगा के देखे सैंक्शन, लगा के देखे सैंक्शन सर। इट इज हाई टाइम दैट इंडियंस एज पीपल, एज अ नेशन, हम लोग ये चीज को एक्सेप्ट करें कि हमें अमेरिका का गुलाम नहीं बनना है। हमारे पास हर एक कैपेबिलिटी है, हर एक चीज की प्रोवेस है, हम हर चीज अपने आप कर सकते हैं। हमें अपने यहाँ पर इकोसिस्टम बनाना है, लोगों को अपॉर्चुनिटीज देनी है। आप सोचो कि इस चीज में लोग खुशी मनाते हैं कि एक अमेरिका की कोई बड़ी सी कंपनी में इंडियन सीईओ बन गया। सर शर्म आनी चाहिए आपको। आपका देश वो व्यक्ति छोड़ के अगर उस देश में जाके सीईओ बन रहा है ना, तो ये आपके देश की कमी है। आपके देश में ऐसा क्यों नहीं है? गूगल का सीईओ बन सकता है एक इंडियन जाके, इंडिया गूगल क्यों नहीं बना सकता? नहीं, अभी तो स्ट्रेटेजिकली ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि जितने भी लोग हैं सरकार में काम करने वाले, जो सेक्रेटरीज हैं, जो मिनिस्टर्स हैं, वो उनका तो उद्देश्य ही, जीवन का उद्देश्य ही है कि उनके जो बच्चे हैं उनके इंटरेस्ट सिक्योर करना, उनको आईवी लीग कॉलेजेस में भेजना। या बहुत सारे लोग हैं, ऐसा बोला भी जाता है कि 90% जो सेक्रेटरीज हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, उनके बच्चे तो ऑलरेडी बाहर हैं, और बहुत सारे मिनिस्टर्स भी हैं, उनके बच्चे भी बाहर पढ़ रहे हैं या काम कर रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा तबका जो शायद उस चीज़ में इन्वॉल्व हो सकता है कि नेगोशिएट करे, कल को कोई भी डील अगर नेगोशिएट करना है यूएस के साथ, तो उनमें से बहुत सारे लोग तो ऑलरेडी इस तरीके से सॉफ्ट पावर के माध्यम से कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। तो आप चीज को ये देखो कि जब आप खुद एक सेक्रेटरी लेवल की पोजीशन पे हो, तो आपको शर्म आनी चाहिए कि आप अपने देश में अपॉर्चुनिटी क्रिएट नहीं करवा पाए। तो हमें इसी चीज को समझना है। और सर सबसे बड़ी बात देखो सर, इंडिया हैज बीन द लैंड ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। जितनी एंटरप्रेन्योरशिप ग्लोबल लेवल पे हमारे यहाँ हुई है, ऐतिहासिक तौर पे अगर आप इंडिया की हिस्ट्री ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप लिखो ना, तो सर हड़प्पन सिविलाइजेशन से आज तक सिर्फ एंटरप्रेन्योरशिप हुई है इस देश में। इस देश का सबसे बड़ा कैंसर था सोशलिज्म, क्योंकि वो जो एक फेज रहा ना सोशलिज्म का, जो हमने कई डेकेड्स में देखा इंडिया में, उसने लोगों के इनिशिएटिव को किल कर दिया। सरकार तुम्हारी माई बाप है, वही हर चीज करेगी, सरकार की हैसियत नहीं थी कुछ करने की। लोगों के अंदर का इनिशिएटिव, लोगों के अंदर का पूरा एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट सब नष्ट। आज की डेट में यही चीज को अंडू किया जा रहा है, इसीलिए तो इन लोगों को जलन होती है। हर चीज में ये लोग क्रिटिसिज्म ऑफर करते हैं। भाई आप ऑपोजिशन में हो, ऑपोजिशन का काम होता है कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। आपने कभी देखा है कि कोई ऑपोजिशन पार्टी की तरफ से कोई सजेशन आया सरकार को? ये क्रिटिसाइज करेंगे, पहले कोई इस लैंग्वेज का प्रयोग कर देंगे, फिर सरकार का कोई व्यक्ति उसी टाइप की लैंग्वेज उनको सुना देगा, फिर लैंग्वेज को लेकर लड़ाई हो जाएगी। तुम ऐसी भाषा बोलते हो, तुम ऐसी भाषा बोलते हो। सर देश कहां जा रहा है? आप दोनों यार पॉलिटिक्स से जुड़े हो, देश के बारे में बात कर लो। आप समझ रहे हो इस चीज को? तो यहाँ पर ये जो प्रॉब्लम है ना, ये एक परपेचुइटी में हमने क्रिएट किया हुआ। और जो आप ये बता रहे हो सेक्रेटरीज का, मैं तो यूपीएससी के टीचर हूँ सर, मैं तो आपको एक अपना यूपीएससी का उदाहरण दे सकता हूँ कि ये ब्यूरोक्रेसी देखो आपकी कितनी भ्रष्ट है कि ये इतना नहीं इंश्योर कर पाए कि अगर एक कैंडिडेट एक बार एक सर्विस में सिलेक्ट हो गया है,
मान लो आपने सिविल सर्विस का एग्जाम दिया, आपको इंडियन रेवेन्यू सर्विस मिली, आप IRS ऑफिसर बन गए, आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन में राइट है कि आप एग्जाम दोबारा पब्लिकली अपीयर कर सकते हो। पर सर अब आप मुझे ये बताओ, इज इट नॉट वायलेशन ऑफ इक्वालिटी अंडर आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कि आप IRS में रहते हुए एग्जाम में दोबारा कम्पीट कर रहे हो? यू शुड रिजाइन फ्रॉम द सर्विस ना सर। मोरालिटी ये कहती है नहीं कहती? आपके हिसाब से जो ये एलिगेशंस लग रहे हैं और जो एलिगेशंस लगना शुरू हुआ है भारत के खिलाफ, रॉ के खिलाफ, या जो बिश्नोई गैंग का जो नाम लिया जा रहा है, आपके हिसाब से इसका रूट क्या है? नहीं, सबसे पहली चीज आपको ये समझनी है कि ये जो सो कॉल्ड एक एलिगेशन लगाया जा रहा है इतना बड़ा, इस एलिगेशन के पीछे की स्टोरी क्या है? स्टोरी ये है कि वेस्टर्न कंट्रीज से दो चीजें एक्सेप्ट नहीं हो पा रही। पहली चीज ये एक्सेप्ट नहीं हो पा रही कि इंडिया एक असर्टिव प्लेयर क्यों बन रहा है ग्लोबल लेवल पे। आपको ये चीज समझनी है, ये सारी चीजों का एक बहुत बड़ा फिलोसॉफिकल रूट है। आप मुझे एक बात बताओ, भारत की रॉ या CIA या ISI कोई जीवन में पहली बार तो गैंगस्टर का प्रयोग करके लेट से ऐसा ऑपरेशन नहीं कर रहे। इन्होंने हिस्टोरिकली भी किए होंगे, हमें तो पता नहीं, और अगर पता भी है तो हम नहीं बोलते लेट से। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज, ये टाइमिंग पे क्यों आ रही हैं ये चीजें, उसकी रीजन समझो आप। सबसे पहला रीजन ये है कि वेस्टर्न कंट्रीज में एक प्रॉब्लम ये हो गई है उनके माइंड में कि इंडिया इतना आज की डेट पे ग्लोबल लेवल पे रिएक्टिव क्यों हो रहा है, वो हर चीज में अपनी टिप्पणी क्यों दे रहा है। क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज के हिसाब से, जो वेस्टर्न कंट्रीज ने एजुकेट करके वहां से भारतीयों को भेजा था, और वो जो भारतीय इंडिया में आकर भारत की सरकार से लेके ब्यूरोक्रेसी के अंदर नौकर बन के बैठे थे, उन लोगों ने पिछले कई सालों में, कई दशकों में एक नैरेटिव ये चलाया है कि भारत जो है एक डोसाइल कंट्री है, हम नहीं बोले, जो मर्जी हो जाए हम कुछ नहीं बोले। अब सबसे पहली बात कि भारत इतना रिएक्शनरी क्यों हो रहा है, तो एक चीज ये इनको टॉलरेट नहीं हो रही कि भाई हर चीज में आप अपना रिएक्शन क्यों दे रहे हो। दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज ये है कि भारत के अंदर पिछले 10 सालों से, 10.5 सालों से हिंदुओं का कंसोलिडेशन हो रहा है, इस चीज को कोई डिनाई नहीं कर सकता। बीजेपी जो है वो हिंदू कंसोलिडेशन कर रही है, और ये कोई बुरी बात नहीं है। हिंदू इस देश का मेजोरिटी अगर वो कंसोलिडेट हो रहा है, एकजुट हो रहा है, इसमें क्या बुराई है? इनसे ये टॉलरेट नहीं हो रहा कि भाई ये एकजुट क्यों हो रहे हैं लोग, क्योंकि इनको ये बात का सत्य पता है, और वो सत्य ये है कि जिस दिन इस देश के लोग एकजुट हो जाएंगे, ये देश विकास के नाम पे बहुत आगे चला जाएगा। इन्होंने अपने एजेंडा को चलाने के लिए पिछले कम से कम 50 से 60 साल इस देश को टुकड़ों में बांट के रखा है, लोगों को बांट के रखा है कि किसी को भी एकजुट मत होने दो। लोगों को बांट के रखो अलग अलग वर्गों में, अलग अलग टाइप्स में, अलग अलग कैटेगरीज में, ताकि कोई एकजुट ना हो। और आज की डेट में जब एक नेशनल कॉन्शियसनेस का राइज हो रहा है इंडिया में, और लोग एक नेशनल आइडेंटिटी की ओर बढ़ रहे हैं, ये चीज इनको एक्सेप्ट नहीं हो रही है कि ये जो नेशनलिस्ट फीलिंग है, ये नेशनलिस्ट फीलिंग कल को एक इनवर्ड लुकिंग इकोनॉमी में ना बदल जाए। क्योंकि अगर इनवर्ड लुकिंग इकोनॉमी भारत बनती है तो उस कॉन्टेक्स्ट में ये चीज होगी कि यहाँ पर लोग जो है, दे विल टेक केयर ऑफ देयर ओन लाइवलीहुड, दे विल स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ देयर ओन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड पर्सनल ग्रोथ। इसी रीजन से आप देखो कि एक जगह पर जहां पर नेशनल आइडेंटिटी और नेशनल कॉन्शियसनेस की बात होती है, तो दूसरी जगह पर बात होती है कास्ट सेंसस, जिसकी आबादी उतना उसको हक। फिर वही बात की सोसाइटी को डिफरेंट वर्गों में बांट दो, ताकि बटे रहेंगे, लड़ते रहेंगे, एकजुट नहीं होंगे, क्योंकि आपके पास ना एक काउंटर नैरेटिव नहीं है। तो यहां पर ये जो चीजें हो रही हैं, इसका कॉन्सिक्वेंस क्या हो रहा है? इसका कॉन्सिक्वेंस ये हो रहा है कि आज इंडिया अपने टर्म पे अमेरिका को डिक्टेट कर पा रहा है कि आप मुझे नहीं बताओगे फॉर एग्जांपल कि मुझे कौन सी कंट्री से ऑयल लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, मैं डिसाइड कर लूंगा। आज इंडिया इंटरनेशनल लेवल पे कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहा है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहा है। आज की डेट में इंडिया जो है ग्लोबल लेवल पर इंटरनेशनल सोलर अलायंस कर रहा है। ये चीजें इंडिया ने पहले नहीं की थी सर। पहले इंडिया क्या करता था, अमेरिका ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस लेट से बनाया तो हम जाके उसके नौकर बन गए, हाँ हम आएंगे जी आएंगे, हमें भी ले लो। अब वो एरा बदल चुका है। तो प्रॉब्लम ये है सारी कि वेस्टर्न कंट्रीज को अब सिर्फ ये तरीके ढूंढने हैं कि कैसे इंडिया की इंटरनेशनल इमेज के ऊपर हम कोई दाग लगाएं। अब वो दाग लगाने के लिए आप बिश्नोई बोलो,
दाग लगाने के लिए आप निज्जर बोलो। मेरे को आप सर एक चीज बताओ, अमेरिका कह रहा है कि आपने गुरपतवंत सिंह पन्नू को मारने की कोशिश की। गुरपतवंत सिंह पन्नू क्या कर रहा है? फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे अमेरिका के अंदर बैठ के भारत के अंदर सिसेशनिज्म प्रमोट कर रहा है। इज ही नॉट अ टेररिस्ट? आप अपनी कंट्री में एक टेररिस्ट को पनाह दे सकते हो? हाँ, वो तो ओपनली बोल रहा है कि 1 नवंबर से 19 नवंबर तक एयर इंडिया में ट्रेवल मत करो। अमेरिका ने कोई एक्शन लिया? क्यों नहीं लिया? सर ये हिपोक्रेसी है इन लोगों की। वो क्यों बोलेंगे? वो तो उन्हीं का एजेंट है। ये प्रमोटेड आदमी है, वो सबको पता है। हाँ। और उसने किस नेता की स्पीच को भी अप्रिशिएट किया, सबने देख लिया, ठीक है ना? तो यहाँ पर आप इस चीज को समझ लो कि प्रॉब्लम यही है कि इन लोगों से ये चीजें अब डाइजेस्ट नहीं हो रही हैं। इसी रीजन से इनका एक ही ऑब्जेक्टिव है कि इंडिया की इमेज पे कीचड़ उछालो, किसी तरीके से कुछ भी बोल दो। इंटरेस्टिंगली जो ये सारे जो आईएसआई पाकिस्तान चाइना के एजेंडा होता था, चाहे खालिस्तान का ले लीजिए, चाहे साउथ में जो लैंग्वेज के नाम पे जो चीज़ें हो रही हैं, डिवाइड करने की कोशिश हो रही है, या फिर नॉर्थ ईस्ट में हमने जो चीज़ें हमने देखी हैं पिछले 1-2 साल में, और जो बांग्लादेश में जो हुआ, तो पहले तो नॉर्थ ईस्ट में सारी जो ट्रबल क्रिएट होती थी वो कहीं ना कहीं चाइना के द्वारा ज़्यादा होती थी। तो ये जो चाइना और पाकिस्तान के जो एंटी इंडिया एजेंडा था, उसकी जिम्मेवारी कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि यूएस ने उठा ली है। अमेरिका ने भी उठा ली है। और मैंने आपके साथ जो पहले भी एपिसोड किया, मैंने कई बार ये बात आपको भी बताई और हमारे दर्शक ये बात जानते हैं कि मैंने हमेशा ये पॉइंट बोला है कि भारत को इस समय खतरा अमेरिका से, कनाडा से, पाकिस्तान से, चाइना से नहीं है। आपको खतरा अपने से। आप कितना इस एजेंडे में बिकोगे और कितना इस एजेंडे को एक्सेप्ट करोगे, इससे आपका सारा डिसीजन होगा और आपका फ्यूचर डिसाइड होगा। आप कितना कंट्रोल दूसरे को दे रहे हो, क्योंकि दूसरा आपको कंट्रोल करने आ रहा है सर। आप कितना उसको कंट्रोल करने दे रहे हो, ये आपके ऊपर है। तो यहाँ पर ये चीज जब तक हम लोग एज पीपल वी विल नॉट एक्सेप्ट एंड रियलाइज, तब तक ये चेंज नहीं आ पाएगा। तो ये चीज हमें समझने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर ये जो छोटे छोटे प्लॉट्स है ना ये स्टोरी के, कि पन्नू है या निज्जर है या बिश्नोई है या विकास यादव है, आप चीजों को समझो सर। ये छोटे छोटे प्लॉट्स का एक बहुत बड़ी स्टोरी है जो मैंने आपको बता दी कि इनसे इंडिया का राइस डाइजेस्ट नहीं हो रहा। अगर मैं एक लाइन में बोलूं तो ये अभी भी वही इंडिया चाहते हैं जो डोसाइल एक नौकर प्रकार का देश हो, कि जिसको अमेरिका जो है एक फैक्स भेज दे कि भैया ये 10 पॉइंट है, पॉलिसी बना दो, हमारे 2 बिजनेस कल सुबह आ रहे हैं। इनसे ये चीज क्योंकि अब वो नहीं हो रही है, क्योंकि अब इंडिया अपने बिजनेसेस को प्रमोट कर रहा है, अपने स्टार्टअप्स को प्रमोट कर रहा है। ये चीज देख के इनको इरिटेशन हो रही है कि भैया ये हमारे टक्कर में कैसे आ गया जो कल को हमसे नीचे खड़ा होता था। हाँ, उनको लगता होगा कि यार एक भारत जैसा देश उनके सिटीजन, और सिर्फ सिटीजन ही नहीं, मतलब उनका तो खुद का एजेंट है, उसको असैसिनेट करने की हिम्मत भी कर सकता है। तो उनके लिए तो ये बहुत ही शॉकिंग पार्ट है। देखो वही बात है ना कि इनको शौक हर जगह से लगा है। जब कोरोना वायरस का क्राइसिस चल रहा था और जब अमेरिका में उस समय सिर्फ ये बातें चल रही थी कि भाई हम लोग वैक्सीन जो है